हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 चाइल्ड्स एंड वीमेंस इन स्पोर्ट्स। सो हमने कई सारी चीज़ें पहले पढ़ ली हैं और आज मेरे प्यारे बच्चों हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। और ये दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज यू कैन बी विटनेस इन आवर सोसाइटी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, किसी को नॉक नी की प्रॉब्लम है जिसके पैर चुपटे हुए होते हैं, राइट। और कुछ लोग हैं जिनके फ्लैट फुट होते हैं, किसी का राउंड शोल्डर होता है, किसी को लोडोसिस, काइपोसिस, स्कॉलियोसिस होता है, राइट। और बोले या फिर नॉक नी की उनको समस्या होती है। तो उनको करेक्टिव मेजर्स किस तरह से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको क्या हम लोग गाइडलाइन दे सकते हैं बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। और इफ यू आर ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, it's of your responsibility to go through the theory and try to understand the concept how to make them fix। कि आपने जो चीज पढ़ी है उसका प्रैक्टिकली यूज किस तरह से आप कर सकते हैं। और जब आप इस तरह का काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ये समझ जाइए यू विल बी पॉपुलर बिकॉज यू आर गिविंग अ फ्री गाइडेंस टू द पर्सन हु आर सफरिंग दीज काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दैट टुडे वी आर गोइंग हैव अ ब्रिलियंट क्लास, ब्रिलियंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज की क्लास की सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि हम अपनी बॉडी के बारे में, पोस्चरल चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनसे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। बिफोर कि हम लोग नॉक नी को पढ़ें, हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो कॉमन जनरल पोस्चर होता है वो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक बारी आपको ये पता चल जाएगा कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल जो हम खड़े होते हैं या हमारी बॉडी जो गॉड ने परफेक्टली जो बनाई होती है वो किस तरह की होती है, मेरे प्यारे बच्चों पहले उसको जान लेते हैं। तो जो साइंटिफिक टर्म है, उस साइंटिफिक टर्म में कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसमें हाथ आपके इस तरह से रहेंगे, राइट, ये पॉइंटेड रहेंगे आगे की तरफ, राइट। और आपके पैर से होती हुई एक सेंटर से हम लोग लाइन खींच देंगे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिड लाइन। मिड लाइन या फिर आप इसको मीडियल लाइन भी बोल देते हैं, मीडियल लाइन। ठीक है, आप फ्रंटल से देखेंगे तो इस तरह का पोस्चर दिखता है, आप साइड में से आप लेफ्ट और राइट साइड से इसको देख सकते हैं और बैक साइड से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी बॉडी की फॉर्मेशन है तो यू हैविंग अ नेचुरल पोस्चर। ठीक है, नेचुरली क्या है, आपको भगवान ने पूरी तरह से जिस तरह से फिट बनाया है वो पोस्चर आपके पास कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका पोस्चर ऐसा नहीं होके किसी दूसरी सिचुएशन में है, तब हम उनको बहुत सारे नाम्स देते हैं और उन नाम की बात आज हम मेरे प्यारे बच्चों करेंगे। द वेरी फर्स्ट पोस्चर दैट इज नोन एज, विच इज नोन एज नॉकनी। नॉकनी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से देखिए कि ये क्या रहता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, जेनु बैलगम। बैलगम से आप लोग ये समझ में याद रखेंगे, गम एक तरह से, बैलगम, गम क्या करता है, ये क्या करता है, फिक्स करता है, चीजों को चिपका देता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, राइट। तो मैंने आपको बताई है। देखिए ये पैर क्या है, जब हम बेस, ब्रॉडर बेस के साथ खड़े होते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग बाय अ ब्रॉडर बेस, व्हाट हैपेंस, योर बोथ नी कनेक्टेड टू ईच अदर। वो दोनों क्या करते हैं, आपस में चिपट जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉक नीज बोलते हैं। ठीक है, so the larger gap between their feet and they are standing with their knees together, the posture is known as knock knee posture। ठीक है, और और आप इसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड कर्वेचर। इनवर्ड कर्वेचर एट नीज। नीज पे जो इनवर्ड कर्वेचर होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉक नी। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से होते हैं, उनको देख लेते हैं। लैक ऑफ विटामिन डी, ये सबसे बड़ा कॉज है। विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से ये पोस्चर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। एक्सीसिव प्रेशर बहुत ज्यादा अगर आप लगाएंगे, जो जो छोटे बच्चों की बोन्स होती हैं वो इतनी ज्यादा डेंस नहीं होती बहुत ज्यादा,
तो उनमें क्या होता है, उनमें कैलकेरियस जो एलिमेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो मोल्ड हो जाती है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेटाबॉलिक डिजीज अगर उनको है तो भी आपकी बॉडी क्या करती है, वो कैल्शियम का रिटेंशन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से आपको नौकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। देन रीनल किडनी की फेलियर है अगर, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा कोई हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट आपको हो गया, तो एक्सीडेंट के केसेस में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद में अर्थराइटिस, पर्टिकुलरली इन नीज में अगर अर्थराइटिस हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बोन इन्फेक्शन अगर आपको है, ओस्टियोमाइटिस ये है, या फिर आपको ऑस्टियोमलेशिया है, तो भी इसकी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। रिकेटस, ठीक है, ये तो बोन का है ही, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कॉग्निटल इनबोन कंडीशन आपकी हो सकती है। ग्रोथ प्लेट इंजरी है अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले कोई इंजरी हुई है, उसमें प्लेट पड़ी है आपके पैर में, और उसकी ग्रोथ जो है वो प्लेट कहीं ना कहीं से टेढ़ी हो गई, आप गिरने की वजह से टेढ़ी हो गई, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। आप इसको देखो समझने की, इसको यहाँ कोशिश करो, मैंने यहाँ पे स्पेशली ये फिगर इसलिए लगाया हुआ है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट, कि पहले प्लेट को दो जगह में फिक्स कर दिया, लेकिन बोन की जब जब ग्रोथ होने लग गई, तो ग्रोथ में क्या हुआ, क्योंकि ये फिक्स थे दो पॉइंट, तो इसने इस तरह से ग्रोथ करना शुरू किया, तो वो क्या हो गया, इनवर्ड ग्रोथ हो गया इसका बच्चे का। ठीक है, आप देखो इसको, क्योंकि यहाँ पे वो प्लेट फिक्स थी, तो ये दोनों पॉइंट के ये इधर से इधर बढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि प्लेट जो होती है वो आपकी फिक्स रहती है, क्योंकि वो किसकी होती है, मेटल की होती है, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग योर बोन। सो इन दिस केस द बोन स्टार्ट इंक्रीजिंग इन अनदर वे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या हो गया, नौकनी की प्रॉब्लम हो गई। तो ट्रोमेटिकल जो कंडीशंस हैं उनमें भी मेरे प्यारे बच्चों को हो सकता है। देन बिगिंस विद द बोन ट्यूमर, अगर बोन में कोई ट्यूमर हो गया है तो उसकी वजह से भी जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है वो घट जाती है या डिफ्लेक्ट हो जाती है। और फ्रैक्चर की हीलिंग डिफॉर्मिटी, मल मल यूनियन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मल यूनियन किसको बोलते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे जो बोन है दो, और उनमें कहीं फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, और फ्रैक्चर के बाद ये जुड़ रही हैं, तो ये जुड़ने की वजह से क्या हुआ ना, जुड़ते टाइम पे ये सही तरह से नहीं जुड़ पाई, ये इस तरह से जुड़ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल यूनियन। ठीक है, अच्छी तरह से उसका यूनिफिकेशन ना हो पाना, दैट इज कॉल्ड मल यूनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स को देखेंगे। सिम्टम्स में नी पेन, ये आपका हो सकता है, हिप पेन आपको फील हो सकता है, फुट एंड एंकल पेन हो गया आपका, फीट नॉट टचिंग वाइल स्टैंडिंग विद द नीज टुगेदर, स्टिफ और सोर जॉइंट हो गया, लिम्पिंग वाइल walking, reduce range in the motion of the hips, difficulty in walking, running, knees instability की प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है, progressive knees arthritis in the adults, patients they have maybe unhappy or the aesthetics, इस टाइप की भी समस्याएं आपको फील हो सकती हैं इसमें। फिर उसके बाद में इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। बटरफ्लाई फ्लैटर्स आप कर सकते हो, साइड लंजेस आप इसमें कर सकते हो, इफ यू गो फॉर द साइकिलिंग इज आल्सो गुड एक्सरसाइजेस फॉर इट। एक सूमो स्क्वाट होता है, सूमो स्क्वाट में क्या करते हैं, आप दोनों पैरों के बीच में काफी गैप कर लेते हैं और हाफ स्क्वाट करते हैं। ठीक है, देन लेग रेजेस की एक्सरसाइज भी आपको जो नॉक नीज है उनमें हेल्प करती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब नॉक नी खत्म कर लिया, अब हम बढ़ेंगे दूसरी चीजों की तरफ। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको थोड़ी सी देख लीजिए, दैट इज नॉकनी इज द स्टैंडर्ड डेवलप स्टेज इन द मोस्टली टू द चिल्ड्रंस, ऑफन करेक्टेड बाय द एज ऑफ 7 और 8। मोस्टली अगर इसको आप करेक्ट करना चाहते हो या सही करना चाहते हो तो 7 और 8 की एज तक, चाहे आप उसमें ब्रेसेस आते हैं, ठीक है, लेग ब्रेसेस आते हैं और कई सारी एक्सरसाइज योगा की, जो हम लोग योगा के चैप्टर में ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी लर्न दोज एक्सरसाइजेज, तो उनके थ्रू वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज आफ्टर ग्रोइंग द एज ऑफ 7 और 8 इट्स हार्ड टू फिक्स। ठीक है, और 7 8 की एज के बाद फिर इसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अभी नौकनी। नौकनी में क्या था, ये इस तरह से समझ लीजिए, आपके नीज थे, और वो नीज दोनों तरफ से इस तरह से लेग आ रही थी आपकी, और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं बोनी। अब ये समझ लीजिए कि आपकी नीज जो है वो इस तरह से, इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में, आप इसको देखने की कोशिश करो। ये कंपैरिजन के लिए मैंने फिगर यहाँ पे डाला है। ये क्या है, देखो इनवर्ड कर्वेचर है,
ठीक है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ योर लेग्स बोन्स। दिस इज द नॉर्मल ये इनवर्ड कर्वेचर, और दिस इज आउटवर्ड कर्वेचर। So outward curvature of your legs is known as बोनी, या बो लेग्स भी इसको बोलते हैं, या फिर जेनु बैरम इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन द लेग्स कर्व्ड आउटवर्ड एट द नीज व्हाइल द फीट एंड एंकल टच। आप अपने फीट पे जो एंकल्स हैं इनको अगर जब आप टच करते हो आपस में, तो ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा गैप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनु बैरम। ठीक है, सिंपल सी इतनी ही बात थी इसमें। ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, ये अपोजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉकनी और बोनी आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की हम बात करेंगे। गांव में तो काफी सारी चीजें इसके बारे में कहते रहते हैं ना, तो अब फ्लैट फुट को पढ़ते हैं और बड़ा अच्छे से इसको समझते हैं, है ना, ये होता क्या है। आपने देखा होगा, चलिए एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे अगर कोई आप बीच पे घूमने गए हो, राइट, तब आपने पैर इस तरह से बने हुए देखे होंगे, राइट, किसी के इस तरह से पैर बने हुए देखे होंगे। तो इस बात को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है ना। अभी देखो, हमारे पैर में इस तरह का एक कर्व होता है, राइट, और कुछ लोगों के पैर में ये कर्व गायब होता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये भी होता है ना, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा कर्व होता है इस तरह से, ये भी प्रॉब्लम है। ये भी फ्लैट फुट में ही आते हैं, मतलब फुट की ही एक तरह से डिफॉर्मिटी है ये सारी की सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरी, देन आई विल टेल यू द प्रैक्टिकली, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देख लेंगे, और ये बिल्कुल आपके लिए एकदम हलवा की तरह हो जाएगा, मीन्स बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, so the flat foot is the common condition, is the known as flat foot, in which the arc on the inside of the feet flatten when the pressure is put them applied। जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, मीन्स यू आर पुटिंग योर feet on the ground without having the स्लीपर शूज वगैरह कुछ भी आप नहीं पहने हुए हैं, और आप जो बेयर फुट है, और बेयर फुट आप अपना पैर जो है जमीन पे रखते हैं, और अगर आपका पैर क्या है वो सट जाता है जमीन के साथ, इज एग्जैक्टली पैरेलल विद द ग्राउंड, and there is a no space in between, there is a no inward curve is in between, then we called this condition as a flat foot। क्या होगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी, पैर के बीच में कोई गैप नहीं बचेगा, देन वी कॉल इट फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट की कंडीशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी प्लेनस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नॉर्मल फुट को देखते हैं, इसको फैलन आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो आर्क है आपका वो नहीं है, और है तो बहुत कम है, इट्स वेरी वेरी लेस इन अमाउंट। ठीक है, इन सेकेंड थिंग, हॉलो फीट इसको बोलते हैं हाई आर्क, बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्क काफी ज्यादा है, इसकी वजह से पैर एकदम उठ जाता है आपका बीच में। ठीक है, देन इसके हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेस कैवस। ठीक है, तो ये इसके दोनों नाम आप जो क्या करेंगे वो याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वेन यू आर ट्राई टू रन स्पीडी वे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप जंप नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। क्यों, क्योंकि जंप का जो रिटेंशन होता है, फोर्स का रिटेंशन करने के लिए बॉडी में जो आर्क क्या करता है, एक तरह से स्पंज की तरह काम करता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जब आप जैसे सिविल की जो जॉब्स अगर आप देखते हैं, फोर्सेस की जॉब देखते हैं, तो वहां पे फ्लैट फुट को बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस जो फोर्स जनरेट करना होता है, आपको अचानक से तेजी से दौड़ना होता है, तो वो लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी ही थक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटेंशन फोर्स जो है वो मैनेज नहीं कर पाता पूरी बॉडी के मास को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको फिक्स करना है, तो जो प्लेनस फुट है उसको फिक्स करने के लिए ये होता है कि आप हॉलो टाइप का कुछ भी लीजिए इस तरह से, और उस पर खड़े हो जाइए, और खड़े होकर रोल करने की कोशिश कीजिए। ये ज्यादातर ये भी होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट, छोटे बच्चों को जल्दी चलाने के लिए फैमिली क्या करती है, उनको हाथ पकड़ के कभी चलवाते हैं, या वॉकर से चलवाएंगे। तो इसकी वजह से भी मेन रीजन ये होता है छोटे बच्चों में फ्लैट फुट का, तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, ये कई सारी रिसर्च में प्रूव्ड है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे जब कोई भी अगर छोटा बच्चा है। Right. Now we will talk about another kind of deformity that is related to your शोल्डर। ठीक है, शोल्डर रीजन से ये रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम राउंड शोल्डर भी बोलते हैं। देयर आर अनदर नेम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी। और ये किसकी डिफॉर्मिटी है? इट इज डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी ऑफ शोल्डर। ठीक है, इसको हम लोग हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। वी आल्सो कॉल्ड इट राउंड बैक, काइपोसिस और मॉम पोस्चर। So if if the examiner is asking you the question about the hunchback, write down about the hunchback, write down about the floor round, kyphosis, mom posture. So answer will be exactly same for all questions. The resting shoulder positions is move forward from the body by the ideal alignment. तो ideal alignment हमने देखा था जब मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाई थी। In that slide I was insisting you to understand the anatomical posture so that आपको ये पता रहे कि नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, आप देखो इस लड़की को, ये आगे की तरफ इसका शोल्डर जो है वो झुका हुआ सा है। ठीक है, और ये देखो ये नॉर्मल पोजीशन है। और यहाँ देखो ये क्या है, ये इस तरह से हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, कूबड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिक्सिंग कैसे कर सकते हैं? फिक्सिंग ये हो सकता है लेटरल नेक फ्लेक्शन करें, कि हम लेट जाएं और अपोजिट साइड में हम लोग हाथ रखते हुए नेक को फ्लेक्स करें। देन चेस्ट डोज वे स्ट्रेच, जैसे कहते हैं ना, दोनों दरवाजों के इधर उधर हाथ रख लीजिए और आगे चेस्ट को प्रेस करिए। रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, ये भी है, दोनों हाथों को किसी से पकड़वा के हम लोग पीछे की तरफ स्ट्रेच करवाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अनदर डिफॉर्मिटी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज डिफॉर्मिटी इज नोन एज लॉर्डोसिस। डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द लोअर लोअर स्पाइन, सॉरी, वर्टिब्रल। ठीक है, लोअर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होती है ये। तो लोडोसिस कॉजेज मेनली फॉर द लार्ज इनवर्ड नॉच ऑफ लोअर बैक। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखेंगे। इस किस रीजन में होती है? लोअर बैक रीजन में। मींस ये जो रीजन आपका रहेगा इसमें कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो इस फिगर में बहुत अच्छी तरह से आप देख पाएंगे कि इसको इस तरह से सीधा होना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, यहाँ से आके ये इनवर्ड कर्वेचर हो गया इस तरह से। ठीक है ना, ये नीचे वाले जो फिगर है उनमें और अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। ठीक है, ये स्कॉलिसिस है जो हम आगे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये इस तरह से मुड़ गया है। ये लॉर्डोसिस नहीं है, ये काइपोसिस जो हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा था ये यहाँ का था। लेकिन लॉर्डोसिस आप देखेंगे वो यहाँ पे है, ये इस तरह से आना चाहिए था कुछ। ठीक है, ये, लेकिन इसने क्या किया है, ये इस तरह से इनवर्ड कर्वेचर हो गया। कहाँ पे? लुम्बर रीजन में। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट लॉर्डोसिस। ठीक है, आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाई दिस काइंड ऑफ कंडीशंस आर हैपनिंग। अभी इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न लाइफ स्टाइल और द मॉडर्न एरा, जो हाई हील वाले सैंडल्स हैं उनकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हाई हील जैसे ही हम पहनते हैं, जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी पॉइंट है जो हमारे नेवल पॉइंट के आसपास होता है, वो तुरंत शिफ्ट होके पीछे की तरफ चला जाता है और उसको मतलब सॉरी, वो आगे की तरफ आ जाता है। और उसको शिफ्ट करने के लिए फिर क्या होता है, जो हमारा बटक का रीजन है उसको पीछे की तरफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली पोस्चर है वो लॉर्डोसिस के टाइप का पोस्चर को अक्वायर कर लेती हैं। और मेंस ये जो है वो देखा जाता है गर्ल्स में। ठीक है, और वैसे नॉर्मली ये किसकी वजह से हो सकता है? न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो सकती हैं, स्पिनिया फेबिलिड जो एक कंडीशन है, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको। और सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी इन दोनों कंडीशंस में आपको लॉर्डोसिस हो सकती है। देन कंजेंटल प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे जो इनबॉर्न की कंडीशन में कई एक बार ऐसा हो गया कि बच्चे जो है उस एक जो आपकी जब कंसेप्शन पीरियड में था, बूम में ही, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि उसके ग्रोथ उस तरह से हो नहीं पाई नेचुरली।
उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हिप एंड पेल्विक में कुछ कंडीशंस ऐसी रही, चोट वोट लग गई या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से भी ये जनरेट होता है। देन प्रीवियसली और द बैक सर्जरी की वजह से, पुअर पोस्चर, मसल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे बहुत सारे लोग जो लोड काफ़ी ढोते हैं, वजन ढोते हैं, उनमें एंड एथलेटिक एक्टिविटी कैन आल्सो कॉज द लोडोसिस प्रॉब्लम, लाइक वेट लिफ्टर्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स कई एक बार देखने को मिली। ये देखिए मैंने कई सारे पोस्टर यहाँ पे रखे हुए हैं। सोई बैग भी अपने आप में लोडोसिस का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें इस तरह से आना था। ये वाला रीजन जो है ये इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए परफेक्ट लोडोसिस को आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल। ये काइथोरेसिक मतलब काइफोसिस है। अगर यहाँ पे कुबर निकलेगा तो इसको काइफोसिस हम लोग बोलेंगे। ये क्या होगा, फॉरवर्ड नेक, स्टूप नेक भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? स्टूप नेक। अगर यहीं पे ऐसा हो जाए कि किसी का चेस्ट इस तरह से निकल जाए बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं PGION, पिजन चेस्ट। तो इसको भी आप याद रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्कॉलिसिस को समझेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रेस की वजह से होता है, लोड को काफ़ी सारा रखने की वजह से होता है। और ये लॉर्डोसिस का यहाँ लिख लिया, चलिए ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। ये पिछले वाले पार्ट में डालेंगे। लोडोसिस को हम स्वेबॉक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे, जो स्पाइन थी हमारी, स्पाइन जो है वो इस तरह से सीधी होनी चाहिए, राइट। तो वो सीधी ना होके क्या है, वो कर्व हुई है इस तरह से। आप देखो ये एस की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें देखो ये इस तरह से एक बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे सी की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको पहले तो अगर डेफिनेशन आप लिखना चाह रहे हो तो इन डेफिनेशन यू कैन easily write down that it's a kind of deformity in which the spine is uh, uh, the spine having the curvature the sideways or the lateral curvature, ऐसा आप लिख सकते हो। ये क्या है, lateral curvature। lateral curvature, lateral curvature लिख सकते हो आप इसमें। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कर्वेचर क्यों? क्योंकि ये इसको ऐसा होना चाहिए था खड़ा, लेकिन ये इसके ना होने की वजह से ये इस तरह से हो गया, या तो ठीक है, तो इसको सी शेप बोल देते हैं। और कभी कभी ये ऐसे करके भी हो जाती है, तो ये एस शेप हो जाती है। ये दो तरह की होती है, ठीक है। अभी देखो आप इसमें अगर देखोगे तो पहले आपकी ये इधर की तरफ हुई है, फिर ये इधर की तरफ ऐसे करके आई है, तो ये सी शेप टाइप का जो है वो लेटरल डाइवर्जन है। आप इसमें देखेंगे थोड़ी सी हल्की सी हुई है, ये 10 डिग्री है, 11 to 25 डिग्री है इसमें, 26 डिग्री है, मोर देन 50 डिग्री। आराम से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको देख लोगे। अगर थ्योरी में आपको लिखना है तो किस तरह से लिखोगे? स्कोलेसिस इज द लेटरल कर्वेचर इन द स्पाइन, और इट्स अ ट्रांसफर कर्वेचर इन द स्पाइन। सो स्कोलेसिस इज द साइड वे कर्वेचर भी इसको बोल सकते हो। स्पाइन ऑलमोस्ट डायग्नोस्ड इन द अडल्ट, ठीक है। इफ योर स्पाइन इज कर्व्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड कैसी हो सकती है? इसका एस शेप और सी शेप, ठीक है। तो इसमें पूछ ले कि दो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके। तो स्कॉलिसिस इज ऑफ टू टाइप। इट मे बी एस शेप कर्वेचर और द एस शेप lateral diversion, और स्कॉलिसिस में बी ऑफ सी टाइप lateral diversion, ठीक है। अब स्कॉलिसिस के सिम्टम्स आप देखेंगे तो वन शोल्डर आपका ऊपर नीचे उठा हुआ किसी का दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि उसको स्कॉलिसिस के सिम्टम है। वन शोल्डर ब्लेड अगर आपको मतलब स्टिक्ड लगता है, आपको ऐसा होता है कि ये वाला कंधा ऐसे तरह से उठता ही नहीं, या दूसरा वाला, तो भी आपको ये प्रॉब्लम है। अनइवन हिप की प्रॉब्लम है, जैसे आप स्टेडियोमीटर से कभी चेक करते हैं दैट वन हिप इज अप एंड अनदर हिप इज ऑलवेज डाउन, सो इट मे बी द सिम्टम ऑफ स्कॉलिसिस। रोटेटिंग स्पाइंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब एनीबॉडी इज वॉकिंग एंड यू आर एबल टू विटनेस दैट दे आर स्वेइंग हिज spine from side to side. Then problem is breathing cause reduced to the area of the chest to the lungs। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब सांस वांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी स्पाइन और की जो लेटरल डाइवर्जन की वजह से भी हो सकता है। कई एक बार ये लेटरल डाइवर्जन इनवर्ड भी होता है, ठीक है।
तो उसकी वजह से भी इसकी समस्या हो सकती है, तो उसको लिए भी डायग्नोस आप इस तरह से कर सकते हैं। और बैक पेन की भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब आप पूछेंगे बैक पेन की कंडीशन में ऐसा क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को बैक पेन हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को इस तरह शिफ्ट करने की कोशिश करता है कि उसको बैक पेन नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कई एक बार होता है कि इफ यू आर हैविंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इज सच काइंड ऑफ पोस्चर, योर बॉडी गेट एडेप्टेड इट, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। अब कॉजेज ऑफ स्कॉलिसिस की बात करोगे, सेरेब्रल पाल्सी, मैंने आपको पहले बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम खत्म करेंगे, लास्ट स्लाइड देखेंगे, इन लास्ट स्लाइड आई विल टेल यू कि जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वो क्या होती है। तो सेरेब्रल पाल्सी इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसमें होता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका एक तरह से फेल कह सकते हो, कुछ रीजन के साथ फेलियर हो जाता है उसका। तो उसमें मूवमेंट, लर्निंग, हियरिंग, सीइंग, थिंकिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आती है तो उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ नर्वस फेलियर इन अ सर्टेन रीजन। ठीक है। देन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज अ डेंजेटिक काइंड ऑफ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन मसल्स वीकनेस। उसमें क्या होता है, ये भी, इसमें भी एक तरह से जो न्यूरल फेलियर होता है, और इसमें मसल्स जो है वो, उनकी नंबर ऑफ मसल्स बोल सकते हो आप, साइज ऑफ मसल्स बोल सकते हो, वो क्या होता है, मतलब डिप्लीट होने लगता है आपका, कम होता जाता है। ठीक है। तो जब आप किसी भी जगह पे जहाँ बहुत सारी मसल्स आपकी हैं वहां से अगर कम होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगी, वो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बोन का स्ट्रक्चर है, उस पर प्रेशर डालेंगी जिससे कि वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। तो बर्थ डिफेक्ट इज अफेक्टेड टू द इन्फेंट स्पाइनल बोन सच एज द स्पाइनल बिफिडा, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे। और स्पाइनल इंजरी और इन्फेक्शंस मे कॉज फॉर स्कैलोसिस टू। तो आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो सारी बातें हम लोग इसके बारे में जो कर रहे थे वो हमने अब खत्म कर ली हैं। तो अगर किसी का स्पेशल कोई क्वेश्चन रह गया है इससे रिलेटेड, डिफॉर्मिटीज से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आज की क्लास को बंद करेंगे। ठीक है। तो एक बारी जल्दी से हम पूरी क्लास को समराइज कर लेते हैं। इन द बिगिनिंग डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं, इसकी पूरी एक बड़ी क्लास मैंने पहले ही ली थी, राइट। तो आई होप दैट कि सारी चीज़ों को तो रिवाइंड बैक नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो डिफॉर्म का क्या मतलब है, एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब एक एनाटॉमिकल फॉर्म, नेचुरल बॉडी विच इज मेड बाय द गॉड, एंड दिस बॉडी हैव द यूनिक फैशन, राइट। if you, due to some reason, if your body's fashion is get diverted from the natural fashion or natural form, then we called it deform। तो इस डिफॉर्मिटी जो होती है वो अलग अलग रीजन्स में होती हैं। जैसे ही हम अगर लोअर लिम्स की बात करें, अपर लिम्स की बात करें और थोरेसिक रीजन की बात करें, तो टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफॉर्मिटीज ऑफ थोरेसिक रीजन एज वेल एज द डिफॉर्मिटीज ऑफ लोअर लिम्ब। तो हमने शुरुआत करी थी जहाँ पे हम लोगों ने काइफोसिस को जानने की कोशिश करी थी सबसे पहले। तो काइफोसिस क्या है, इसका होलोबैक भी हमने उसको बोला था, राइट। और राउंड शोल्डर भी हम उसको बोल रहे थे। तो ये क्या होता है, ये एक आउटवर्ड कर्वेचर होता है हमारे कहाँ पे, जो थोरेसिक रीजन होता है वहाँ पे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। और काइफोसिस के बाद में फिर हमने पढ़ा था स्कॉलिसिस को हमने पढ़ने की कोशिश की थी। तो लुम्बर रीजन से ऊपर जो सेक्रम का रीजन होता है, सेक्रम के रीजन में अगर लेटरल डाइवर्जन है हमारा, साइड टू साइड डाइवर्जन है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, देन वी कॉल्ड इट स्कॉलिसिस। स्कॉलिसिस आर ऑफ टू टाइप, बस वन इज एस शेप, अगर आपका लेटरल डाइवर्जन एस, इंग्लिश लेटर एस के साइज में हुआ है, देन वी कॉल्ड इट S scoliosis, and if the diversion is in C shape, then we called it C scoliosis, right? Apart from that, there was another kind of deformity. The first of them was knock knee deformity, जिसको हम लोग जेनुबैल्गम बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इफ यू आर स्टैंडिंग बाय द ब्रॉड बेस, अपने पैरों को दूर करके खड़े हो रहे हैं, इन 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 दैट कंडीशन में भी आपकी जो नीज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है। और ऐसा बोल सकते हो, इफ यू आर स्टैंडिंग विद द बोथ लेग्स एंड यू आर ट्राइंग टू अटैच योर एंकल्स, योर नीज विल ऑटोमेटिकली गेट अटैच्ड टू ईच अदर।
ठीक है, उनके बीच में स्पेस नहीं बचता। तो ये क्या होता है, ये आपका नॉक नी होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बो नी की बात करी थी। बो नी एक बिल्कुल ऑपोजिट है नॉक नी के। नॉक नी में पैर चिपकते हैं, और जो आपका बो नी है उसमें बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। जैसे बो मतलब एरो की तरह, धनुष की तरह हो जाती है एक तरह से, आप देखेंगे पैर को। और फिर उसके बाद में हमने जो पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फुट की डिफॉर्मिटीज को पढ़ा था। और इसमें दो डिफॉर्मिटी हमने पढ़ी थी, पी प्लेनस और पी कार्वस। ठीक है, पी प्लेनस में ये होता था कि जो हमारा फुट रहता है उसमें बहुत कम ही आपका आर्क रहता था, और लिमिट से ज्यादा आर्क होता था पी कार्वस में। ठीक है, और जो पैर बिल्कुल जमीन से सट जाता था उसको हम लोग बोलते थे नॉर्मली फ्लैट फुट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है नहीं अभी? हाँ बेटा, ये है नॉर्मल, उसकी एक तरह से एक रेंज है। आप देखिए कि लगभग 1 इंच का जो फासला अगर आपको दिख रहा है कर्व में, आप इतना समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल एक पेंसिल है, पेंसिल को आप रख दीजिए, और पेंसिल जो है वो छूनी नहीं चाहिए आपके पैर से, तो वो जो आपका कर्व है वो नॉर्मल कर्व मान लिया जाएगा। ठीक है, और वही 2 इंची के आसपास का अगर कर्व है तो उसको पी कार्बस आप बोलेंगे। और एक जो पेंसिल आप रख रहे हैं वो पेंसिल भी छुल जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको पी प्लेनस है। ठीक है, खुश? चलिए बेहतरीन, ओके 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 बेटा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।